बात करने वाले हैं क्लास 6 की जो हिस्ट्री पोर्शन है, जो मेरा सीरीज़ है इसको ख़त्म करने का। उसमें हमने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है। ये मेरा 5वां चैप्टर है। इसके पहले मैंने वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए क्षमा, क्योंकि मेरा जो तबीयत है वो ख़राब हो गया था। अभी मुझे सर्दी है, अभी भी है। तो आज के वीडियो में यदि हम जो आवाज़ है मेरा उसमें थोड़ी लचीलापन आएगा, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो हम इसको शुरू कर रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है वो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यानी इसमें बेसिकली समझाएगा कि जो पहले के राज्य थे वो कैसे थे, उस समय जो राजा थे वो क्या काम करते थे, उनकी जो क्या दायित्व था, इसके बारे में भी ये बताएगा। जो प्राचीन गणराज्य है, जिनको हम कहते हैं, जो 16 प्राचीन गणराज्य हैं, उसमें कौन गणराज्य सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे शक्तिशाली है, उसके बारे में भी हम समझेंगे कि उसकी शक्तिशाली होने का क्या फ़ायदा है और वो किस लिए शक्तिशाली हुआ है, उसमें कौन कौन से उसके रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से वो शक्तिशाली बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक बेसिकली हम एक पूरा जान लेते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि कुछ लोग शासक कैसे बने, यानी जो राजा कहलाते थे वो लोग, जो राजा हैं वो कैसे बने, क्या उनके पास क्वालिटीज आती थी जिसके कारण वे राजा बनते थे। ठीक है, दूसरा क्या हम पढ़ेंगे, इसमें दूसरा ये पढ़ेंगे जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में कितने वर्ण में बांटा गया है, जो कि 4 वर्ण में बांटा गया है। इसमें हम पढ़ेंगे कि 4 वर्ण कौन कौन से हैं, इन वर्ण व्यवस्था को कौन डिफाइन किया, किसके कारण यह वर्ण व्यवस्था शुरू हुई, इसके बारे में भी हम समझेंगे। उन वर्ण व्यवस्थाओं की क्या काम है, किस लिए वे फेमस हैं, इनके बारे में भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम ये भी समझेंगे जो जनपद की बात आती है कि जनपद क्या होते थे, जनपद का जो दायित्व था वो राजा पर किस प्रकार रहता था, राजा जो है जनपद से किस प्रकार के कर वसूलता था। ठीक है, उस जनपद में कौन लोग रहते थे, किस प्रकार का उनका व्यवसाय था, इसके बारे में भी हम समझेंगे। जनपद से भी बड़ा होता है महाजनपद। तो जनपद के बाद जब महाजनपद आता है तो उसके बारे में भी हम समझेंगे कि महाजनपद आखिर होती क्या थी। महाजनपद अधिकतर क्या एक राजधानी होती थी, तो इसके बारे में हम समझेंगे कि राजधानी हमारे देश में भी, जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली महत्वपूर्ण है इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार के स्मारक हैं, कई प्रकार की जो हमारी जो मेन चीज़ें हैं वो दिल्ली में ही हैं, इसलिए भी ये फेमस है। क्लियर है, तो ऐसे महाजनपद में क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से ये फेमस थी, उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, महाजनपद जो भारत के मैप में दर्शाया गया है इंक्लूडिंग पाकिस्तान को लेकर के, तो पाकिस्तान में कौन कौन से महाजनपद हैं उसके बारे में समझेंगे। साथ में पूरे होल यानी कि जो अखंड भारत का हमारा होता है, उस समय जब भारत बंटवारा नहीं हुआ था भारत का, उस समय भारत को अखंड भारत कहा जाता था, तो उस अखंड भारत में कौन कौन से जनपद थे, कितने जनपद थे, कहाँ पे स्थित हैं, इस मैप में हम अच्छे से समझेंगे डिटेल के रूप में। साथ में हम ये भी समझेंगे कि जो हमारा कौशाम्बी है, कौशाम्बी एक महाजनपद की श्रेणी में ही आता है। उसमें जो ईंटे का दीवाल था, यानी ईंटों से बना हुआ जो दीवाल था, ये दीवाल है, तो उसके बारे में समझेंगे कि किस प्रकार ये फेमस है, जो कि केवल एक ही महाजनपद ऐसा है जहाँ पे इस प्रकार की दीवालों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, जो उस समय राजा की कर व्यवस्था थी, महाजनपदों में जो राजा थे वो किस प्रकार के कर लेते थे, कितना उनका निर्धारण था, कितने भाग, जैसे इसमें 6 भाग दिया हुआ है, तो उस प्रकार निर्धारण मतलब कैसे लोग करते थे, किससे वे इस प्रकार के कर लेते थे और उस कर को उसमें कहते क्या थे। जैसे कर व्यवस्था है तो उसमें कर नाम दिया है, लेकिन उस समय कर को जैसे यहाँ भाग दिया हुआ है तो उस समय कहते क्या थे, तो अंदर से हम समझेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद से जो कृषि में परिवर्तन आया, युग के साथ परिवर्तन आता है, आपको भी पता है, तो युग के साथ जो परिवर्तन आया उसको भी समझेंगे कि क्यों परिवर्तन आया, और परिवर्तन के बाद जो फसलें उगाई गई वो फसलें आखिर कौन सी थी जिसकी जो उगाई गई। ठीक है, उसके बाद इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम जो महत्वपूर्ण राजधानियां हैं जिन्हें हम महाजनपद नाम लिए हैं, वो महाजनपद में जो एक मगध आता है, मगध के साथ साथ जो और भी हैं जो महाजनपद हैं, जैसे हमने बताया कि 16 महाजनपद हैं, उस महाजनपद में मगध भी एक है, क्योंकि मगध उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहा जाता था। तो इस शक्तिशाली जनपद होने के फ़ायदे क्या थे और किस वजह से इसको जो है शक्तिशाली जनपद कहा गया, किस प्रकार के रिसोर्सेस यहाँ पे पाए गए हैं जिनकी वजह से ये शक्तिशाली हुआ, इनकी सेना किस प्रकार थी, सेनाओं को किस प्रकार इकट्ठा करते थे, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या समझा, जो सेकेंड है वो है वज्जी, वज्जी के बारे में भी हम समझेंगे किस प्रकार ये शक्तिशाली जनपद महाजनपद बना। साथ में जो शब्द दिया हुआ है जैसे गढ़ है, संघ है, इसमें अंतर क्या है, तो इस शब्द को भी हम समझने वाले हैं। जो अजातशत्रु है और वज्जी संघ का जो एक बीच का जो सम्मेलन है, यानी कह सकते हो कि उनके बीच का जो संबंध कैसा है, इसके बारे में भी हम समझेंगे।
ठीक है, इसमें कहानी के थ्रू समझाया गया है बुद्ध के थ्रू। उसके बाद जो लास्ट का है जो अन्य जानकारी होती है जो कि हम एटलस में देखेंगे, एटलस के हिसाब से हम इसको देखेंगे। ठीक है, कि एटलस में कौन कौन से इसमें टर्म दिए गए हैं, किस प्रकार शासन व्यवस्था चलती थी, किस प्रकार खेतों का जो निर्धारण था कि खेती कैसे की जाती है, और जो उस समय व्यापारियों और शिल्पकारों की जो कर्तव्य था वो किस प्रकार निर्वहन किया गया था, तो इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा कि हम जो इसमें क्वेश्चंस दिए हैं इन क्वेश्चन को हम एक एक करके समझेंगे, जिससे आपकी जो मेंस की परीक्षा आती है उसमें भी आपको फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं यहीं से बनते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के एग्ज़ाम की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसमें ये काफ़ी कम आता है। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये बच्चा है अपने घर में उठ रहा था, लेकिन जिस दिन उठा उस दिन चुनाव का दिन था, यानी उस दिन चुनाव था उसके गांव या शहर में जहाँ पर भी ये रहता था। जब ये उठा तो देखा कि जो नाना नानी हैं वो वोट डालने जा रहे हैं, और दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, यानी जो उसके नाना नानी हैं वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, इसलिए भी वो जल्दी से उठ के वे जा रहे थे, और वो देखा। ठीक है, तो वो जानना चाह रहा था कि आखिर ये लोग इतने उत्साहित क्यों हैं जाने के लिए। ठीक है, तो उसके नाना जी ने उसे जल्दी में ही समझाने की कोशिश की कि उसके नाना जी क्या कहा, नाना जी ने कहा कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। अब उसके दिमाग में आया कि शासकों को चुनाव, ये तो हमने किताबों में पढ़ा था कि शासकों का चुनाव कैसे होता था, ये कहाँ जा रहे हैं। तब अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ लोग शासक कैसे बने, इस क्वेश्चन के दिमाग से यहाँ पे जो समझने वाली बात बच्चे के दिमाग में कि लोग शासक कैसे बने उस समय, तो समझते हैं। लगभग 50 वर्षों में जब हम अपने शासकों का चुनाव या मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लगभग कहने का मतलब यह है कि लगभग हम 50 वर्षों से चुनाव के जरिए अपने शासकों का चुनाव करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे इसके बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। जो कि हम अगर पढ़ेंगे तो जो अध्याय 4 है उसमें यह बताया गया है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जैसे हमने पीछे जिक्र किया था अश्वमेध यज्ञ कि एक घोड़ा रहता था उसको छोड़ दिया जाता था, इसमें भी उसका जिक्र आएगा, तो पढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे दिया है कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने यदि रोका तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ उसको लड़ाई करनी पड़ती थी, यानी जो घोड़ा वे छोड़ते थे, अगर कोई राजा उसको घोड़े को रोक लिया है तो ये जो राजा हैं उनको इससे युद्ध करना पड़ेगा। क्लियर है, यानी उनकी अंडर ये अपने आप को मौजूद नहीं रखना चाहते हैं। अगर इनको जाने दिया तो ठीक है, ये अपने आप से इनको शक्तिशाली मानते थे। ठीक है, तो इसमें यह भी दिया है कि जो राजा हैं अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब क्या है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। ठीक है, इसमें यह बात भी है कि इसके अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं को उसके लिए उपहार, जो राजा आते थे उसके अश्वमेध यज्ञ में, तो वो शक्तिशाली राजा के लिए उपहार लाते थे, और इस आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था, यानी वो उन राजाओं में सबसे सम्मानपूर्ण स्थिति में जो दायित्व रहता था उसके समान उसको माना जाता था, और जो एक मेन सिंहासन रहता था। आपने कभी महाभारत देखा होगा तो जो युधिष्ठिर थे उन्होंने भी इस प्रकार के यज्ञ करवाए थे, और उसी वजह से उनको सम्राट युधिष्ठिर कहा, यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो सम्राट हैं यानी जो राजा हैं वो वही हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष शासन है, यानी कि जो उनका शासन बनता था वो या तो कुछ विशेष राज सिंहासन रहता था या तो उनका जो सिंहासन था वो बाघ की खाल से बना था। तो इस प्रकार के सिंहासन पर उनको बिठाया जाता था। क्लियर है, युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह क्या करता था, राजा की विजयों के गुणों का वह ज्ञान करता था। जो उनका सहचर था, जो सारथी था, वो जितने भी राजा युद्ध लड़े रहते हैं उसमें विजयी रहते हैं, वो उन युद्धों को गान के जरिए बताता था अन्य जो राजा उनके यज्ञ में सम्मिलित होते थे। ठीक है, साथ में ये भी होता था कि जो राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियाँ पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे,
और अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठ करके उनको देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष, विष क्या होता था? विष मतलब होता है वैश्य, यानी इसका जो दूसरा नाम है उसका मतलब है वैश्य। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें से एक का जो नाम है वो है वैश्य। ठीक है, चार वर्ण व्यवस्था के तहत 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें जो सबसे लास्ट का स्थान है वो है वैश्य। क्लियर है? तो अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। तो विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार, ये भी लोग उपहार लाते थे राजा के लिए, जिन्हें पुरोहित शुद्ध मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं भी किया जाता था। यानी जो पुरोहित थे, पुरोहित ने ही वर्ण व्यवस्था को बांटा था, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वे जो है इन वैश्यों को कई में तो भाग लाते थे, मतलब जो उपहार है राजा के लिए वो तो लाते थे, लेकिन जो अनुष्ठान है उसमें शामिल होने का इनको आज्ञा यानी परमिशन नहीं थी। क्लियर है? तो जो वर्ण व्यवस्था थी, अब उसके बारे में समझते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसा था। यहाँ पे है हेडिंग वर्ण व्यवस्था। अभी बात ध्यान से सुनिएगा कि उस समय जो उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना का जो क्षेत्र था उसमें कई ग्रंथ रचे गए। उस ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण, यानी कि जब ऋग्वेद का रचा गया उसको, ऋग्वेद को, तो उस समय ऋग्वेद को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता था, जिसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और जो अन्य ग्रंथ हैं जिसका नाम है, ठीक है, वो भी इसमें शामिल आते थे। 4 ग्रंथ है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और एक को आपको कमेंट बताना है कौन सा है। एक तो ऑलरेडी ऋग्वेद ऑलरेडी हो ही गया, ठीक है, 4 वेद हो गया। पुरोहित द्वारा रचित इस ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और उसके संपादकों की विधियां बताई गई हैं। यानी जो चारों वेद हैं इसमें अलग अलग इनका काम रहता है। किसी में गायन का काम किया गया है, किसी में तांत्रिक जो शक्तियां हैं, जो मंत्र हैं, उसके बारे में बताया गया है, किसी में जो गद्य पद्य की जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। तो इन सारे जो वेद हैं इनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, और यही जो वेद हैं ये सामाजिक नियमों के बारे में भी इसके साथ ही बताया गया है। क्लियर है? इन वेदों में उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, यानी जो समाज है उसमें कई समूह थे। जो समूह में लोग थे वो कौन कौन से थे? पुरोहित हो गए, योद्धा हो गए, कृषक हो गए, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, और जो मछली पकड़ने वाले लोग थे वो भी इसमें शामिल थे। और साथ में जो जंगल में रहने वाले कह सकते हो आदिवासी, वो भी इसमें शामिल थे। क्लियर है? जहाँ कुछ पुरोहित थे तथा जो योद्धा वैभवशाली थे, यानी जो योद्धा थे और जो पुरोहित थे वो क्या थे? वैभवशाली थे, यानी उनके पास सारी चीज़ें, वस्तुएं थी, रहने के लिए घर, सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं। जो सामाजिक बहिष्कार होता है वो भी उसमें उनका जो स्थान है वो उनका जो समाज में स्थान है वो सम्मानजनक है। ठीक है, वो सामाजिक बहिष्कार की स्थिति में नहीं रहते, उन्हें किसी प्रकार की जो लोकप्रियता है उसमें उनका जो लोकप्रियता है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, और क्या था इसमें? और था कि जो कृषक थे, जो व्यापारी थे, वो भी धनवान थे, लेकिन इनकी अपेक्षा में कम थे। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें, जो कि दर्शाता है एक लो लेवल के तौर पे, जो पशुपालक थे, जो शिल्पकार थे, श्रमिक थे, मछली पकड़ने वाले थे, शिकारी थे, ये सब थोड़े गरीब स्थिति में आते थे। यानी इनकी जो कंपेयर है उन लोगों से एकदम निचले तबके में आते थे। क्लियर है? अब अगर हम पुरोहितों की बात करें तो पुरोहित ने इनको 4 वर्गों में बांटा था, जिन्हें हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? इनके अनुसार वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, यानी कि जो 4 वर्ण थे उनके अलग अलग कार्य निर्धारित थे, और कार्यों के हिसाब से ही वर्णों का विभाजन देखा गया है। तो अगर पहले वर्ण की बात करें तो उसमें ब्राह्मण, यानी कि वो खुद थे, उनका काम था वेदों का अध्ययन करना और साथ में उसको अध्यापन, यानी कि अध्यापन के साथ यज्ञ करवाना, यानी खुद पढ़ना, लोगों को भी उसका अनुसरण करवाने की स्थिति पैदा करना, और साथ में जो यज्ञ का काम है उसको भी करना इनका काम होता था। ये लोग जब ऐसा करते थे तो उनको उपहार मिलता था। उपहार में उनको कई प्रकार के धन, शौहरत और जो सारी चीज़ें थी ऐशो आराम की, इसलिए व्यवसायी की स्थिति में थे, उनको सारी चीज़ें मिलती थी। क्लियर है? अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो उसमें शासक आते थे, यानी कि जो राजा थे उसमें स्वयं आते थे। इन्हें हम क्षत्रिय कहते थे। इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और जो तीसरा स्थान है उनका क्या, उनको कहते थे वैश्य। वैश्य क्या होते थे? वैश्य में कौन कौन आते थे? तो वैश्य में कृषक आते थे, पशुपालक, व्यापारी, ये सब आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार, यानी जो यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक है, जो क्षत्रिय होते थे, जो वैश्य होते थे, उनको यज्ञ करने का अधिकार था, लेकिन जो अंतिम होता है, जो कि अंतिम यानी कि कौन कौन है? अगर हम वर्ण की बात करें, वर्ण की बात करें, कौन कौन है? पहला हो गया कौन? पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया कौन? वैश्य, और चौथा हो गया शूद्र।
जो सबसे क्रिटिकल कंडीशन थी उस समय वो कौन थी, वो किसका था, वो शूद्रों का था। शूद्रों को किसी प्रकार के यज्ञ में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं था। वे जिस रास्ते पे चलते थे उस रास्ते पे ब्लॉक कर दिया जाता था। उनका जो काम था वो रात में चलने का काम था। वहीं जो इन दोनों की स्थिति है वैश्य और क्षत्रिय की, ये लोग ब्राह्मण की जो काम है यानी यज्ञ करवाने वाले में इसमें भाग ले सकते थे। इनकी जो स्थिति थी वो दयनीय नहीं थी, इनकी अपेक्षा इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। और उसके बाद से इनकी थी, उसके बाद से क्षत्रिय, ब्राह्मण सबसे ऊपरी पोस्ट पे उसमें था। क्लियर है? ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च होता था, यानी वो राजा को भी अपने हिसाब से बताता था, राजा उसी इन्हीं हिसाब से काम करते थे। और उस समय राजा इसलिए भी पुरोहित रखते थे और पुरोहित से कामों को पूछ करके अपना काम करते थे। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। जो पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया और अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार होते थे, शिकारी, भोजन संग्राहक, ये सब अछूत में आते थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शव को दफनाने का काम करते थे, यानी कि किसी की मृत्यु हो गई तो शव को जो दफनाने का काम होता है, जो जलाने का काम होता है, जो लोग ये काम करते थे उनको भी अछूत की स्थिति में लोग कहा जाता है कि ये अछूत है। ठीक है? अब हम बात करें कि कई लोगों को ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार वे लोग नहीं किए। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण को सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। ये कुछ लोगों का काम, अगर मान लीजिए अछूत के काम क्या है, अछूत का काम है शव को जलाना, तो ये उसका काम हो गया। ब्राह्मण के काम है यज्ञ करवाना और जो वेद है उनको ग्रहण करना और साथ में उनका प्रचार करना। तो काम तो डिफरेंट है लोगों का, तो काम के अनुसार क्यों निर्धारण करना ऐसा कि उनको ऐसा करें। तो कुछ लोग ऐसा मानते थे। क्लियर है? जबकि अगर हम कुछ लोगों की बात करें तो वे लोग क्या करते हैं, वे चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। यानी जो अनुष्ठान करवाया जा रहा है इसमें जो सभी लोग हैं वे सभी का अधिकार है कि वे यज्ञों में भाग लें। एक जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक जीवन है, उसको जीने का जो अधिकार है वो सबको प्राप्त हो, ऐसा वे सभी चाहते हैं। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि शुद्ध कहीं किसी रास्ते से जा रहा है तो उस जो रास्ता है उसको धोने का काम करें। अगर शुद्ध जो है किसी नदी में पानी पी रहा है तो नदी में कोई भी पानी नहीं पिएगा। ऐसी नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है कतई होना नहीं चाहिए। ठीक है? कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाके में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ही कम थी। जो पूर्वोत्तर वाला हमारा एरिया है वहाँ पे इस प्रकार की जो असमानता है वो कम दिखाई दिया था। जो सबसे अधिक असमानता दिखाई दिया वो उत्तर भारत में दिखाई दिया। ठीक है? अब अगर हम जनपद की बात करें तो जनपद क्या होते थे, तो महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा, यानी कि जो उस समय जन था अब उसको जनपद कहा जाने लगा। तो पहले उन्हें जन का राजा कहा जाता था, अब जनपदों का राजा कहा जाने लगा। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जन के बसने का जगह, यानी कि लोगों के बसने का जो जगह है उसे हम जनपद कहते हैं। ठीक है? जो पुरातात्विक थे इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ की जो हस्तिनापुर है, ठीक है, एटा के पास जो अंतर्जय खेड़ा कि इसमें प्रमुख हैं, उनकी उन्होंने खुदाई की। थोड़ी सी मेरी आवाज़ में कठिनाई हो रही है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ क्योंकि मुझे सर्दी हुआ है। क्लियर है ना? तो खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवर भी वे लोग पालते थे। उनका जो भोजन होता था और जो वे फसलें उगाते थे उनमें शामिल था क्या, चावल, गेहूँ, धान, जौ और दालें, गन्ना, तिल, सरसों, ये सारी जो फसलें थी उसमें शामिल थी। ये जो कुछ एक पात्र दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पे जो मिली हैं वो थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं जिससे ये बनी हुई है। ठीक है? इसमें बहुत ही सुंदर एक बनाया गया है। इसके जो ये वाली स्थिति है इसमें पतली धारीदार चिकने, यानी कि इसको बनाया गया है चिकने तरीके से। और लोग ऐसा कहते थे कि इनका शायद जो प्रयोग है वो खास मौके पर किया जाता, सॉरी, महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए, यानी कि जो इसका जो उपयोग होता था वो खास लोगों के लिए किया जाता था, जिसमें शामिल थे कौन, जैसे राजा हो गए और जो मंत्री हो गए, कोई खास मेहमान हो गया तो उसके लिए इसका उपयोग करते थे, इस थाली और जो कटोरे होते हैं उस समय। ठीक है? अब यहाँ पे दिया है कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे वो कुछ तो धूसर होते थे, कुछ लाल होते थे। इन पुरास्थल में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते थे जिन्हें हम चित्रित धूसर पात्र भी कहते हैं। जैसे इनके जो हमने बताया कि ये विशिष्ट प्रकार के बर्तन हैं। ठीक है?
अब इसमें अगर हम बात करें कि जो जनपद के बाद हमारा आता है महाजनपद। महाजनपद की बात करें तो लगभग 2500 साल पहले उस जनपद अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जो जनपद था, अब जनपद में जो सबसे शक्तिशाली जनपद, कुछ जनपद बहुत शक्तिशाली हो गए, तो उनको एक कैटेगरी में लाने के लिए कह दिया गया कि ये लोग महाजनपद हैं और ये लोग जनपद हैं। क्लियर है ना? तो क्योंकि जनपद जो है, जनपद अगर हम एक समान कह देंगे तो ऐसी नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो कुछ समय पहले कोई गांव रहा होगा, गांव में सारी सुविधाएं आ गई, वो क्या हो गया, वो नगर पालिका बन गया। नगर पालिका में सारी सुविधाएं बन गई, अब वो नगर निगम बन गया। ठीक है, अब जब नगर निगम बन गया, अब उसको सारी सुविधाएं मिल गई तो वो मेगा सिटी बन गया। तो इसी समय उस समय था कि कोई महाजनपद रहा होगा, पहले जन रहा होगा, जन के बाद वो जनपद बना होगा, जनपद बनने के बाद अब वो महाजनपद बन गया। क्लियर है ना? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो वही कह रहे हैं कि इसमें इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अब अभी हम नीचे मैप में देखेंगे कि कौन कौन से महाजनपद हैं। अधिकतर महाजनपद की जो राजधानी थी, वो अधिकतर जो महाजनपद थी वो एक राजधानी थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी मतलब क्या होता है कि चारों ओर से उनको लकड़ी या जो ईंटें होती थी उनके ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देना, उसी को कहते हैं किलाबंदी। क्लियर है ना? यहाँ पे कोई भवन है, इसकी चारों ओर ऐसे किलाबंदी कर दी जाती थी। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी की चारों ओर विशाल और प्रभावशाली दीवारें बनाते थे, जिससे उसको पता चलता था उस राजा की समृद्धि का प्रतीक है ये। जो जितना अधिक शक्तिशाली मजबूत तरीके से अपनी दीवारों को खड़ा करता था, वो उसकी समृद्धता को दर्शाता है। क्लियर है ना? अब अगर हम बात करें अपने मैप वाले सेक्शन में, तो इसमें जो जनपद है, इसमें दिया गया है जनपद, तो उस जनपद में हम भारत की स्थिति देखेंगे पहले। ठीक है ना? तो इसमें जो नदियाँ दी हुई हैं, जैसे हमें पता ही आपको नदियाँ कौन कौन सी हैं जो कि जम्मू से होकर जाती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो है सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अगर बात करें, ये पांचों जो नदियाँ हैं ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। इसमें अगर हम महाजनपद की बात करें तो वो महाजनपद कौन कौन सी हैं? पहला हो गया कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, कौशाम्बी, मगध, वज्जी, अंग। आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं आपको क्लियर दिखाई देगा कौन कौन सी हैं। ये हो गया कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, अवंती, उज्जैन, ठीक है ना, कौशाम्बी, राजगीर तो आपको पता ही है, मगध, वैशाली, वज्जी, अंग। ये सारे जो ये जनपद हैं, महाजनपद हैं। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये जो है ये महाजनपद हैं। ठीक है ना? अब हम अगर नीचे चलें तो इसमें और भी दिया हुआ है। अब आपको पता ही है भारत की जो ज्योग्राफी हमने पढ़ा रहा है इसके पहले वाले पोर्शन में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें हमने इन नदियों का जिक्र भी किया हुआ है कि कौन सी साउथ की नदियाँ हैं, कौन सी उत्तर भारत की नदियाँ हैं, इन नदियाँ पूर्वी नदियाँ कौन सी हैं, पश्चिमी नदियाँ कौन सी हैं, तो उसमें भी हमने क्लियर से बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये जो किला बनता था उसके अंदर रहने वाले लोगों पर उस क्षेत्र पर नियंत्रण रहता था, यानी कि जो किला बनता था। अब इस किले के अंदर जो भी, ये राजा का घर हो गया, यहाँ पे जो गांव वाले होते हैं वो उनका घर हो गया। तो इस किले के अंदर जितने भी लोग थे, तो उसके अंदर रहने वाले लोगों पर, आपने कभी चंद्रगुप्त मौर्य अगर देखा होगा, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो वहाँ पे जो धनाराम का जो राज्य था उसको इसी प्रकार किले से रखा गया था और उसका एक मेन द्वार होता था। अब उसके बाद जो इसमें एंट्री करता था उस पर सारे पर नज़र यहाँ के गुप्तचरों की रहती थी, और जो राजा होता था उसका सीधा नज़र उन पे, उनके जो लोग थे, गांव के लोग थे, उन पे रहता था। तो इसमें भी उनको सहायता मिलती थी नज़र रखने का। ठीक है ना? इसमें ये दिया गया है। अब इस तरह से की जो विशाल दीवार है उसको बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई दीवार बनेगा तो उसको लाखों रुपए खर्च होंगे, ईंटों का इंतजाम करना पड़ेगा, हजारों जो है स्त्री पुरुष इसमें काम करेंगे, परिश्रम करेंगे। फिर कई प्रकार के संसाधन जैसे जल, उस समय कोई जो जोड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज हुए रहे होंगे, उसकी भी हमको आवश्यकता बड़े स्तर पर की गई होगी। और राजा को सेना रखने जो राजा थे, और उसके बाद से उस समय जब महाजनपद हो गया, अब उस समय लोग अपनी खुद की सेना रखने लगे, सिपाहियों को नियमित वेतन देने लगे थे। ठीक है, कुछ भुगतान संभवतः आहत एक सिक्का होता है, आहत, वो एक तरह से सांकेतिक सिक्का होता है। तो उस प्रकार के सिक्कों के माध्यम से भी वे निर्धारित करते थे उनका वेतन और उनको देते थे। ठीक है, आहत सिक्के के रूप में। तो सर्दी है ज़्यादा इसलिए ना, सॉरी। महत्वपूर्ण महाजनपद है जो कि हमने बात किया है शुरू में भी कि कौशाम्बी है। ये इसका जो दीवार था ये पूरी तरह से ईंटों से बना था। ये इलाहाबाद के पास इसको मिला, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जो एक स्थान है इलाहाबाद, वहाँ पर इसके पास यहाँ पे मिली हुई है कौशाम्बी की। ये लगभग 2500 साल पहले इनका निर्माण हुआ था इस दीवार का। ठीक है,
ये ईंटों से बना हुआ दीवार है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है ना। अब उस समय कर व्यवस्था कैसी थी, जो उस समय राजा कर लेते थे वो कैसे लेते थे। तो महाजनपद के जो महाजनपद हैं उनके वो राजा जो हैं विशाल किले बनवाते थे और जो बड़ी बड़ी सेना रखते थे। तो ऑब्वियस बात है, ऐसा करने में उनको धन की आवश्यकता प्रचुर मात्रा में पड़ेगी ही ना। इसके लिए उनके जो कर्मचारी हैं, जो राजा के महलों में काम करते थे, तो वो कर्मचारी को भी उनको वेतन देना पड़ता था। तो महाजनपद के जो राजा हैं उन लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर भी, जो उपहार उनको देते थे उन पर निर्भर न होकर के कर लगाना शुरू कर दिया। यानी जो राजा थे, एक बार फिर से सुन लीजिए, राजा के पास सेना होती थी, राजा बड़े बड़े किलों को बनवाते थे, राजा के पास जो नियमित कर्मचारी थे जो कि काम करते थे। तो पहले राजा क्या करते थे, पहले उनको जो उपहार मिलता था बड़ी बड़ी, वो उनके माध्यम से इनका जो रख रखाव है करते थे। लेकिन राजा अब इस पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। राजा ने ये सोचा कि हम एक टैक्स व्यवस्था शुरू कर देते हैं, यानी कर का एक प्रणाली शुरू करेंगे, और जो कर के हिसाब से, कर से जो पैसे मिलेंगे उसी से हम सेना का जो वेतन है उसको देंगे, किलों का निर्माण भी करेंगे, और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी ऐसा ही देंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ से कर की व्यवस्था शुरू हुई, ठीक है। अब कर कैसे वसूला जाता था। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, और उस समय जो 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया, जिसको हम भाग कहते हैं। तो एग्जाम में इसमें सीधा सीधा पूछ लेता है कि भाग क्या है। तो भाग क्या है, तो आप कहोगे कि किसी पर लगाया गया जो कर है 1/6 भाग, उसको कहते हैं भाग। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। जो कारीगर हैं, कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्रायः जिनको हम श्रम के रूप में चुकाए गए, जो श्रम है उसके जरिए उनको चुकाना पड़ता था, यानी राजा के यहाँ काम करना पड़ता था, ठीक है। जैसे एक बुनकर हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया, ये राजा के यहाँ महीने के लिए काम करते हैं, जो उनका श्रम है, जैसे वो काम करते हैं ना, तो काम करने के लिए वे राजा के पास जाते थे और उनका काम करते थे, तो उन्हीं से उनका चुकता हो जाता था, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि जो पशुपालक थे, तो पशुपालकों को जानवरों या उत्पादों के रूप में उनको देना पड़ता था, यानी कि राजा को कुछ जानवर देने पड़ते थे। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी उनको टैक्स देना पड़ता था। जो आखेटक थे या संग्राहक थे, उनको भी जंगल से जो प्राप्त होती थी वस्तुएं, उनका कुछ हिस्सा कर के रूप में, यानी टैक्स के रूप में राजा को देना पड़ता था, ठीक है। अब चलते हैं कि कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ। जो कृषि में परिवर्तन है, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के द्वारा जो हल होते थे जिससे खेती होती थी, अभी भी कहीं कहीं होती है कि हल से जो खेती होती थी। तो पहले हल होता था किसका, पहले का जो हल था वो लकड़ी का बना होता था, लेकिन अब जो हल है वो किसका बना है, वो बना है लोहे का, ठीक है। तो जो हल थे वो अब लोहे के बने, पहला नंबर। इससे क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो कठोर ज़मीन थे उनको लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इसके फसलों की जो उपज है वो बढ़ गई। दूसरा क्या है, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों से बीज छिड़कर, यानी कि जो खेत होते थे उनमें पहले क्या होता था, पहले वो लोग करते हैं क्या कि जो अनाज होता था, अनाज में हमारा आ गया क्या, हमारा आ गया चावल। तो पहले चावल, यानी आज के समय धान कहते हैं, तो धान को वो लोग बोते थे, बोने के बाद जब वो बड़ा बड़ा पौधा हो जाता था, उसके बाद से उसको ले आकर के एक, आप अगर देसी लैंग्वेज में कहेंगे तो गाड़ना, यानी खेतों में ले जा करके उनको गाड़ते थे ऐसे। लेकिन अब क्या करते हैं, अब सीधे गाड़ने के बजाय जो धान होता है उसको सीधे इस पर छिटक देते थे। छिटकना एक होता है देसी लैंग्वेज में, उसको छिटक देते थे, ठीक है ना। तो ऐसे होता था, उससे आसानी हो गई, क्योंकि इसमें भी उनको समय लगता था 1 महीने 1.5 महीने का, ठीक है। अब सीधा हो गया, क्लियर है ना। तो इस प्रकार उनका जो उपज है वो बढ़ना शुरू हो गया, तेज़ी से फसलों का उपज वो बढ़ना शुरू हो गया, और पौधे तैयार होने लगे, और उनका जो पैसा है वो कम खर्च होने लगा पहले की तुलना में, ठीक है। इससे क्या होती थी, जो परिश्रम होता था लोगों का वो भी थोड़ा कम हो गया। ये काम ज़्यादातर कौन लोग करते थे, ये लोग दास दासी भूमिहीन खेतिहर, ये लोग ऐसा काम करते थे। इसमें थोड़ा सा ये भी दिया है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, कमर तोड़ मेहनत करते थे। ये मेहनत करने वाले लोग कौन थे, ये लोग दास दासी भूमिहीन, जो जिसके पास किसी प्रकार की खेती नहीं होती थी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे उस समय, ठीक है।